हेलो फ्रेंड, अभी जो अपने पीछे टॉपिक चल रहा था वो अपना चल रहा था प्राइमरी मेमोरी का। कौन सा चल रहा था? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरीज के दो टाइप बताए थे मैंने आपको, एक तो बताया था रैम और एक बताया था रोम। अभी जो रैम का पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें पहला आता है अपना रैम। रैम क्या है? पूरा पूरा इसका नाम आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम का मीन्स क्या आ गया? रैंडम का मतलब होता है भी किसी अन्य प्रोसेसिंग को, जैसे मान लो रैंडमली, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस मतलब कि उसे चलाना। मेमोरी मतलब कि स्थान, स्पेस, वह स्थान जिस जगह पे कोई भी डेटा कुछ समय के लिए रुका रहता है। जैसे नॉर्मली अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान लिया आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, MS वर्ड में कोई भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, जो भी लेटर या एप्लीकेशन जो आप टाइप कर रहे हो, जितने समय तक आप उसको सेव नहीं करते तब तक वो कहाँ रहती है? रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रहती है। भी जब तक अपने उस फाइल को सेव नहीं किया जाता तब तक वो फाइल कहाँ रहती है? रैम में। जब उस फाइल को अपने सेव कर देते हैं तो वह कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि मेन मेमोरी में चली जाती है। फिर आता है इसके अंदर रोम। रोम का मीन्स का था रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ ओनली फॉर पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? रोम कहलाती है। अब पहले अपना आता है रैम। रैम के अंदर भी इसके टाइप्स हैं। रैम रैम आती है, एक तो स्टैटिक्स रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक। इसके दो टाइप्स हैं, एक तो आ गई स्टैटिक्स रैम, एक आ गई डायनेमिक रैम। इसको डी रैम भी कहते हैं, या इन दोनों को जोड़कर एक SD रैम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? SD रैम भी कहते हैं। अब जो डायनेमिक रैम की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो स्टैटिक रैम से काफ़ी अधिक होती है। स्टैटिक रैम से ये कॉस्टली भी काफ़ी अधिक होती है। अभी नॉर्मली रैम के दो टाइप्स आते हैं, एक तो स्टैटिक्स आती है, एक आती है डायनेमिक। नॉर्मली जो अपने सिस्टम में रैम लगी होती है वो ज़्यादातर कौन सी होती है? स्टैटिक्स रैम होती है। और जो डायनेमिक रैम है, इस रैम को अपने को स्पेशली अगर कोई सिस्टम की स्पीड ज़्यादा करना चाह रहे हो, आप गति बढ़ाना चाह रहे हो, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? डायनेमिक रैम का। डायनेमिक रैम क्या करती है? जितने समय में मान लो कोई भी फाइल अपने एक्सेस करते हैं, उसको बार बार रिफ्रेश करने का काम कौन करती है? डायनेमिक रैम करती है। तो कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायनेमिक रैम का। डायनेमिक रैम की गति क्या होती है? काफ़ी अधिक तेज़ होती है। ये तो है रैम के दो टाइप्स, एक तो आ गया स्टैटिक्स रैम, एक आ गया डायनेमिक रैम। ये दोनों है रैम के टाइप्स हैं। और रैम का नॉर्मली यूज़ किस लिए किया जाता है? जब तक अपने फाइल्स के ऊपर या कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, जब तक अपने किसी फाइल्स को सेव नहीं करते तब तक वो फाइल कहाँ रहती है? रैम में रहती है। जब अपने उस फाइल को सेव कर देते हैं उसके बाद वो फाइल कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी में चली जाती है। रैम के दो टाइप्स कौन कौन से? आगे एक तो आ गया स्टैटिक्स रैम, एक आ गया डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक्स रैम की तुलना में डायनेमिक रैम है डेटा को अधिक रिफ्रेश करती है। इसका क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर भी। डायनेमिक रैम क्या कार्य करती है? कौन सी रैम तेज होती है? कौन सी रैम बार बार रिफ्रेश करती है? तो इसका क्वेश्चन आता है डायनेमिक रैम। इसका आंसर क्या आता है? डायनेमिक रैम। यानी कि स्टैटिक्स रैम की तुलना में डायनेमिक रैम डेटा को अधिक बार रिफ्रेश करने का कार्य करती है। फिर अपना नेक्स्ट आ गया रोम। अब नेक्स्ट है अपना रोम। रैम के अंदर तो दो टाइप्स आ ही गए उसके। फिर आता है रोम। रोम रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रोम का पूरा नाम क्या आ गया? रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि रीड, जिसके अंदर डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड, पढ़ने के लिए, ओनली, केवल, यानी कि सिर्फ डेटा को पढ़ने के लिए जिस मेमोरी का यूज होता है उसको बोलते हैं रोम। रोम के अंदर क्या होता है? एक चिप होती है ऐसे, उस चिप के अंदर जो अपने मदरबोर्ड पे लगी होती है, CPU के अंदर जो मदरबोर्ड होता है
उसके अंदर चिप लगी होती है। उस चिप के अंदर क्या होता है, पहले से ही कुछ सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करवा दिए जाते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उन सूचनाओं को पढ़ता है। अगर वो डेटा उसको मिलता है तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, अगर वो डेटा उसको नहीं मिलता तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। और इस चिप के अंदर डेटा है वो एक बार स्टोर करवाया जाता है, जो परमानेंटली उसी के अंदर स्टोर रहता है, जिसको सिर्फ अपने पढ़ सकते हैं और चेंज नहीं किया जा सकता। अब रोम के भी आगे 3 टाइप्स हैं। रोम, अब इसमें आ गया पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसके 3 टाइप्स हैं। अब इसमें पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद आता है ईईपी रोम। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से ही सॉल्व हो गया। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, भी ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है। जैसे अपने बोल देते हैं इसको, जिस चिप के अंदर जिस चिप का यूज़ किया जाता है उस चिप के अंदर पहले एक बार जो प्रोग्रामिंग होती है, इसने किस प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाना है, उसकी प्रोग्रामिंग पहले से चिप के अंदर स्टोर करवा दी जाती है। फिर वो सिर्फ डेटा को ओनली फॉर क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भी उसमें डेटा है वो सिर्फ एक बार प्रोग्राम, पहले से ही जब चिप को तैयार किया जाता है तब उसके अंदर एक बार जो इंस्ट्रक्शंस या सूचनाएं हैं वो स्टोर करवा दी जाती हैं। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सिर्फ उन सूचनाओं को वो पढ़ता है, उन सूचनाओं को इरेज नहीं किया जा सकता। देखो इसमें नाम में सॉल्व हो गया कि पी रोम है, इसका मतलब प्रोग्रामेबल। भी जब उस चिप को बनाया गया उसी समय उसके अंदर जो प्रोग्राम, यानी कि जिस प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाना है उसके अंदर वैसी प्रोग्रामिंग है वो फीड करवा दी जाती है। और फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर उसी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग कार्य करता है। और इस मेमोरी को क्या नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। फिर आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम। ईपी रोम के अंदर क्या आता है, जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को इरेज किया जा सकता है, यानी कि उन्हें मिटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। ईपी रोम के अंदर क्या आता है, इस रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सूचनाएं हैं जो पहले स्टोर करवाई गई हैं चिप के अंदर, उन सूचनाओं को अगर अपने डिलीट करना चाहें तो उन सूचनाओं को एक बार उसके अंदर से हटाया जा सकता है। अब ईपी रोम में कैसे आता है, जैसे वो चिप है, मान लो ये मदरबोर्ड है अपना, क्या होता है सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर क्या आता है, जैसे एक जगह पे रोम लगी होती है, ऐसे चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर ऐसे लगी होती है ये। अब अगर अपने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करके उस डेटा को अगर अपने हटाना चाह रहे हैं, जो सूचनाएं उसमें पहले चिप में स्टोर करवाई गई, अगर उन्हें अपने इरेज करना चाह रहे हैं तो पहले क्या किया जाता है, इस चिप को यहाँ से उठाया जाता है, यानी कि निकाला जाता है मदरबोर्ड के अंदर से। इस चिप को बाहर निकालने के बाद सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जब इसके ऊपर डाला जाता है तो जितना भी डेटा इसके अंदर पहले से जो प्रोग्रामिंग इसमें स्टोर करवाई गई है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग क्या की जाती है, नष्ट की जाती है। जब उसमें से पहले की सूचनाएं सारी डिलीट हो जाएंगी, फिर उसके अंदर जो नई सूचनाएं अपने डालना चाहते हैं वो सूचनाएं उसके अंदर डाली जाती हैं। स्टोर करवाने के बाद वापस इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की जो प्रोसेसिंग है थोड़ी कठिन होती है। कठिन ऐसे होती है क्योंकि जिस मदरबोर्ड के ऊपर जो रोम लगी हुई है, पहले उस रोम को वहाँ से मदरबोर्ड से अलग किया जाएगा, हटाया जाएगा। फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा उसमें जो डेटा पहले से स्टोर करवाया गया उस डेटा को डिलीट किया जाएगा। वो डिलीट होने के बाद
फिर उसमें नया डेटा है वो स्टोर करवाया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग अपने इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो उसमें स्टोर करवाई जाती है। स्टोर करवाने के बाद वापस उसको जहाँ से अपने हटाया गया था मदरबोर्ड में उसी जगह पे वापस लगाया जाता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस है थोड़ी सी लॉन्ग और कठिन होती है। तो ये होता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद थर्ड जो अपना पॉइंट आता है वो आता है EEPROM। अब इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भी अब इसके नाम से ही सॉल्व हो गया भी इलेक्ट्रिकल। भी अब इसके अगर इस जो चिप है इस चिप में जो इंस्ट्रक्शंस या सूचनाएं जितनी भी स्टोर होती हैं उन सूचनाओं को अपने डिलीट कर सकते हैं, प्लस दोबारा उसमें नई सूचनाएं स्टोर करवाई जा सकती हैं। और ये भी इस मेमोरी का यूज भी सिर्फ डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ तभी संभव होती हैं जब अपने मान लो जो इलेक्ट्रिकल की हाई वोल्टेज करंट, जो अपने हाई वोल्टेज करंट देते हैं वो करंट देने के बाद इस चिप को इसके अंदर चिप को हटाने की आवश्यकता नहीं होती, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी ही रहती है। और प्लस इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज के करंट द्वारा इसके ऊपर फॉक्स किया जाता है। फॉक्स करने से जिसके अंदर इसमें जितना भी डेटा स्टोर है वो हाई वोल्टेज करंट के कारण सारे का सारा डेटा क्या हो जाता है, नष्ट। डिलीट होने के बाद उसमें नई प्रोग्रामिंग है वो स्टोर करवाई जा सकती है। इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी। यानी कि अब इलेक्ट्रिकल का मीन्स क्या हो गया, विद्युत द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का मतलब विद्युत के द्वारा। ठीक है, फिर आ गया इरेजेबल का मतलब क्या हो गया, मिटाना। फिर आ गया पी का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल। यानी कि जो प्रोग्राम उसके अंदर सेट किया गया है उस प्रोग्राम को सिर्फ ओनली फॉर रीड करने के लिए। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग क्या करती है, विद्युत के द्वारा जितना भी उसमें जो डाटा स्टोर करवाया गया है उस डेटा को मिटाती है, यानी कि प्रोग्राम्स को डिलीट कर देती है। प्लस उसमें दोबारा नई इंस्ट्रक्शंस डाली जाती है, डालने के बाद उसे वापस चालू किया जाता है। तो ये अपना आता है रोम के अंदर, आती है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके 3 टाइप्स आगे कौन कौन से, एक तो PROM आता है, एक EPROM आता है और एक EEPROM आता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब वो क्वेश्चन जो पूछता है अपने से ये पूछता है कि रोम के प्रकार हैं, एक तो PROM, एक EPROM, एक EEPROM, और एक कोई अन्य दे देता है या उपरोक्त सभी का क्वेश्चन दे देता है, या इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है भी PROM का पूरा नाम क्या है, EPROM का पूरा नाम क्या है, EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। प्लस जो इसका क्वेश्चन आता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का और वॉलेटाइल मेमोरी का। दोनों क्वेश्चन पूछता है भी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो जो अपनी रैम है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। ठीक है, अभी ये मेमोरी से रिलेटेड अपना ये जो क्वेश्चन हो गया अपना प्राइमरी मेमोरीज का वो हो चुका है सॉल्व। थैंक यू। बाकी आगे का सेकेंडरी वाला नेक्स्ट में बताते हैं आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अभी आप सभी के लिए लेके आया हूँ 12th क्लास के अंदर जो बच्चा है 12th क्लास 12वीं कंप्यूटर सब्जेक्ट। अब इसके अंदर 100% जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, वो आता है शॉर्टिंग। जैसे शॉर्टिंग, अब इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या आती है, शॉर्टिंग। अब जो कंप्यूटर के अंदर शॉर्टिंग का जो आता है 2 ही क्वेश्चन है इसके, एक तो आता है सिलेक्शन शॉर्टिंग, एक होती है बबल शॉर्टिंग। एक तो है सिलेक्शन शॉर्टिंग और एक है बबल शॉर्टिंग। अब जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है, चाहे तो वो सिलेक्शन शॉर्टिंग आ जाए चाहे बबल शॉर्टिंग आ जाए, दोनों में से एक शॉर्टिंग 100% 12वीं के पेपर में आती ही आती है, चाहे तो सिलेक्शन शॉर्टिंग का आ जाए चाहे बबल शॉर्टिंग का आ जाए। अब इसमें पहले मैं आपको बता रहा हूँ भी शॉर्टिंग होती क्या है। जैसे अपने मान लिया 5 संख्याएं कोई भी दे दी, 5, 1, 4, 3 और 2, ये संख्याएं अपने पास, इनका सही क्रम जैसे चाहे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 और 5, ये शॉर्टिंग कहलाती है। ये तो होगी असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, और घटते क्रम में आ जाती है 5,
4, 3, 2 और 1। तो ये क्या डिसेंडिंग शॉर्टिंग है, यानी कि ये तो क्या होगी असेंडिंग शॉर्टिंग और ये क्या होगी डिसेंडिंग शॉर्टिंग। जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्टिंग का आता है, चाहे तो सिलेक्शन शॉर्टिंग का आ जाए चाहे बबल शॉर्टिंग का, और वो हमेशा किस में आती है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में आती है। ये घटते हुए क्रम में कभी नहीं आती, जो भी शॉर्टिंग आएगी वो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आएगी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आती है। अब जो सिलेक्शन और बबल शॉर्टिंग, मैं आपको इन दोनों का पहले तो क्वेश्चन बताऊंगा, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी प्रकार की, सिंपल से सिंपल तरीका, और इन दोनों को अगर आप एक क्वेश्चन भी रट के जाते हो तो भी आप दोनों सॉल्व कर सकते हो। पेपर में दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है और बड़े क्वेश्चनों में आता है ये। अब पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन शॉर्टिंग। सिलेक्शन शॉर्टिंग कैसे वर्क करती है, अपना पॉइंट है सिलेक्शन शॉर्टिंग। सिलेक्शन शॉर्टिंग अब इसमें जैसे मैं आपको पहले तो इसका आउटपुट यानी कि जो एल्गोरिदम आता है वो बता रहा हूँ भी वो कैसे आता है इसका। अब जैसे मान लिया आपने, ये है एरे का क्वेश्चन है, इसके अंदर जैसे अपने वैल्यू डिसाइड करते हैं ए के अंदर 5, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया अभी ए अपना एक वेरिएबल है, इसमें कितनी संख्याओं का समूह होगा 5 संख्याओं का समूह होगा। अब इसमें 5 संख्याएं आएंगी, जैसे नॉर्मली अपने कोई भी संख्याएं ले ली, यहाँ ले लिया 5, फिर ले लिया 3, फिर ले लिया 1, फिर अपने ले लिया 2 और फिर ले लिया अपने 4। ये अपने पास 5 संख्याएं अपने इनपुट करवाई हैं, अभी ये मान है अपने पास। अब इनकी शॉर्टिंग कैसे करते हैं सिलेक्शन शॉर्टिंग के अंदर, पहले क्या करते हैं 0 मान लिया जाता है। एक तो होता है आई का मान होता है 0, तो आई की 0 नंबर लोकेशन होती है हमेशा ये, यानी कि 5। अब इसकी तुलना इससे नेक्स्ट वैल्यू से की जाती है, इससे इसकी तुलना की जाती है। तुलना कैसे होती है, ये मान देखा जाता है, अगर ये वैल्यू बड़ी है इससे तो ये वैल्यू क्या होती है एक्सचेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ कंडीशन जांच करते हैं, क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका मतलब ट्रू, ये संख्या इससे क्या है बड़ी, तो ये क्या करेगी वैल्यू इसकी जगह पे आ जाएगी एक्सचेंज 3, 5, 1, 2 और 4। फिर उसके बाद पहली वैल्यू की तुलना उससे नेक्स्ट के साथ की जाती है, इसके साथ इसकी तुलना की जाती है। अब इसकी जांच करेगा, ये कंडीशन की जांच करेगा, यहाँ देखेगा ये मान है जो इससे बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन अपनी क्या है ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वैल्यू इसकी जगह और ये मान इसकी जगह 1, 5, 3, 2, 4 ये आ गया। फिर उसके बाद आई का मान नेक्स्ट उससे आगे वाली वैल्यू के साथ इसकी तुलना की जाती है। अब इसकी जांच है इससे नेक्स्ट के साथ की जाती है। अब ये कंडीशन देख रहा है क्या ये मान है जो इससे बड़ा है, नहीं बड़ा, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो सेम वैसी की वैसी 1, 5, 3, 2 और 4। फिर उसके बाद इस वैल्यू की तुलना उससे नेक्स्ट के साथ, यानी कि इसकी तुलना आप किसके साथ करेगा इससे नेक्स्ट के साथ। अब ये अपनी क्या है कंडीशन, फिर ये मान है 1, ये कितना है 4, तो ये वैल्यू है इससे छोटी है, इसका मतलब कंडीशन अपनी क्या है फॉल्स। तो वापस वही वैल्यू 1, 5, 3, 2 और 4। ये करने के बाद पहले आई का मान क्या था 0, आई के 0 नंबर लोकेशन यानी कि जो पहली वैल्यू थी वो कंपाइलेशन हो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आई का मान बढ़ेगा, आई का मान कितना हो जाएगा 1, आई का मान 1 होता है तो ये वैल्यू अब इसकी, अब इस वैल्यू को लेगा, इसकी तुलना किससे करेगा इससे नेक्स्ट के साथ। अब ये देखेगा क्या ये 5 मान 3 से बड़ा है तो बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन क्या है अपनी ट्रू। तो ये वैल्यू इसकी जगह और ये मान इसकी जगह 1, 3, 5, 2, 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, अब इसकी कंपाइलेशन है इससे आगे वाले के साथ की जाती है। अब ये मान क्या है बड़ा है, ये मान क्या है छोटा, तो कंडीशन क्या है अपनी फिर ट्रू है। अब ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी 1, 2, 5, 3, 4। फिर उसके बाद इसकी तुलना इससे आगे वाले नेक्स्ट के साथ, अब इसकी तुलना इससे नेक्स्ट के साथ। अब ये मान क्या है 2 और ये कितना है 4, तो ये मान क्या है छोटा है इससे, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो सेम आ जाएगा 1, 2, 5, 3 और 4 ये वैल्यू आ गई। अब पहले आई का मान क्या था, अब आई का लूप फॉल्स हो गया, आई का मान पहले 1 था, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, आई का मान कितना हो गया 2। अब आई की 2 नंबर यानी कि इसकी तुलना इससे नेक्स्ट के साथ करेगा। तो अब ये कंडीशन क्या, इसका मान 5 है, इसका मान क्या है 3, यानी कि ये वैल्यू है जो इससे बड़ी है,
तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये मान एक्सचेंज हो जाएगा, क्या आएगा, 1 2 3 5 और 4। फिर उसके बाद अब इससे नेक्स्ट की तुलना, इसकी तुलना इससे आगे वाले के साथ करेगा। अब ये क्या मान है, ये 3 है, ये कितना है, 4, तो ये वैल्यू है इससे छोटी है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो वापस सेम 1 2 3 5 और 4। अब आई का मान पहले कितना चल रहा था अपने पास, 2, अब आई का मान बढ़ेगा, आई का मान 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, आई का मान कितना हो गया, 3। तो आगे 3 नंबर लोकेशन, अब इसकी तुलना क्या करेगा, इसके साथ करेगा। तो अब अपना कंडीशन क्या है, ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या आ गया, अपना शॉर्टिंग हो चुकी है एकदम, यानी कि जो क्या आ गया, क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आ गया, तो ये अपना क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो सारी क्या कहलाती है, सिलेक्शन शॉर्टिंग, यानी कि वैल्यू को एक क्रम अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। अब ये किस ऑर्डर में सेट हुआ, अपना असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो ये था शॉर्टिंग का, सिलेक्शन शॉर्टिंग का एल्गोरिदम, यानी कि जो उसका आउटपुट आता है वो प्रोसेसिंग कैसे आती है। अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे आता है, क्वेश्चन क्या है इसका, जो इसका प्रोग्राम बनेगा वो बता रहा हूँ आपको मैं, फिर प्रोग्राम के द्वारा इसको और एक्सप्लेन समझा दूंगा आपके सामने में। तो ये किसका आएगा, सिलेक्शन शॉर्टिंग का प्रोग्राम है, जो मैं अभी ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिससे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो सिलेक्शन शॉर्टिंग का आ जाए, चाहे बबल शॉर्टिंग का आ जाए, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, सिलेक्शन। शॉर्टिंग। अब इसमें क्या आता है, 2 हेडर फाइलें लगाते हैं, हेडर फाइल्स तो अपने को पता ही है, आपने किया ही है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और एक हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दोनों अपनी क्या है, हेडर फाइल्स है। इसके बाद क्या आता है, मेन फंक्शन। क्या आता है, मेन फंक्शन। इसको चाहे तो आप मेन लिख दो, चाहे इसको आप लिख दो वॉइड मेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है यहाँ से ब्रैकेट स्टार। अब अपने क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन आती है, जैसे अपने इंटीजर। इंटीजर में क्या ले लिया, ए के अंदर अपने कितनी संख्याओं को इनपुट करवाना है, 5 को, तो 5 दे दिया। अब वेरिएबल ले लिया अपने आई कोमा जे कोमा के, अपने पास क्या आ गए, 3 वेरिएबल। लैंग्वेज में ये हमेशा ध्यान रखना है भी, कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा छोटी इंग्लिश में ही लिखा जाता है। अगर आपने इसको कॉपी के अंदर भी आंसर लिख के रहे हो, बड़ी इंग्लिश में लिख रहे हो, तो वो गलत होगा आपका आंसर। इसके बाद आ गया नेक्स्ट अपना क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, सेमीकोलन। ये लास्ट में सेमीकोलन चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। अब इसमें आएगा फॉर का लूप चलेगा, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 4। अब अपने कितनी संख्या तक चलाना है, 5 तक। अगर 1 से चलाते तो कहाँ तक चलता, 5 तक। अपने कितने से शुरू किया, 0 से, तो कहाँ तक चलेगा, 4 तक, यानी कि 1 कम। और आई प्लस प्लस। अब आएगा सी आउट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। अब सी आउट क्या, एक आउटपुट फंक्शन है जो क्या करता है, आउटपुट पे शो करवाने के लिए। सी इन, सी इन क्या, इनपुट फंक्शन, अपने वैल्यू किस में इनपुट करवानी है, ए में, ब्रैकेट। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, आई, ए आई सेमीकोलन। तो ये अपने यहाँ क्या हो जाएगा, बंद। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना वेरिएबल क्या ले रखा है अपने, के बराबर क्या आ जाएगा, 0। के बराबर क्या आ गया, 0। फिर अपना चलेगा फॉर का लूप, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई का मान प्लस प्लस। फिर आएगा फॉर जे बराबर, अब जे के साथ अपने क्या करेंगे, आई प्लस 1, आई के साथ एक ऐड कर देंगे, और जे लेस देन 4 और जे का मान प्लस प्लस। अब अपना ब्रैकेट। अब अपने नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, इफ, इफ चलेगा,
इफ में क्या आ जाएगा, अपने एक तो आएगा ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ा है, ए जे से, यानी कि अगर ए आई ए जे से बड़ा है तो क्या होगा, के बराबर ए आई का जो भी मान है वो किस में चला जाएगा, के में। फिर ए आई बराबर ए जे, जो ए जे का मान है वो किस में आ जाएगा, ए आई के अंदर। फिर ए जे बराबर के, जो के का मान है वो किस में आ जाएगा, ए जे में। अब ब्रैकेट कितने चले, 1 2 और 3, तीनों ब्रैकेट अपने क्या करेंगे यहाँ बंद, तीनों बंद हो गए। फिर इसके बाद आएगा अपना 4 का लूप, 4 आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई का मान प्लस प्लस, सी आउट अपना क्या जाएगा, ए आई ब्रैकेट बंद, GETCH गैच करेक्ट, और ये बंद। अब अपने पेपर के अंदर अपने ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर अपने प्रैक्टिकल के अंदर अपने से ये पूछा जाता है भी गैच CH क्यों लगाया जाता है। गैच CH क्यों लगाते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे रुके रहने के लिए। अगर अपने गैच CH नहीं लगाते तो जब इसको अपने रन करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंट्रोल प्लस F9 से, कैसे कंपाइल होता है, CTRL प्लस F9 से क्या होगा, ये कंपाइल होगा। कंपाइल होने से ये क्या करता है, गलती देखता है, अगर कोई गलती आ रही है तो उस पर एरर दे देगा, अगर गलती नहीं आ रही तो प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर अपने गैच CH नहीं लगाया होगा तो आप आउटपुट स्क्रीन पे रुका नहीं रहेगा, डायरेक्टली उससे क्या जाएगा, वापस प्रोग्राम पे आ जाएगा, तो अपने को पता नहीं चलेगा कि उसका क्या आंसर है। आउटपुट स्क्रीन पे रोके रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, गैच CH का। और कोनियो हेडर फाइल है वो किन के लिए यूज की जाती है, एक तो की जाती है CLRS और एक गैच करेक्टर, इनके लिए कोनियो हेडर फाइल्स का यूज होता है। और IOStream.h किन हेडर फाइल्स के लिए आती है, Cout और Cin के लिए। Cout एक आउटपुट फंक्शन है और Cin क्या है, एक इनपुट फंक्शन है जिसका यूज डेटा को इनपुट करवाने के लिए, और Cout का यूज है डेटा को आउटपुट पे शो करवाने के लिए किया जाता है। अब ये था आपका इसका क्वेश्चन प्रोग्राम। अब इसका जो आंसर आता है कैसे निकलता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका आउटपुट यही समझा रहा हूँ मैं आपको भी कैसे आता है। पहले मैंने आपको बताया तो था ही भी कैसे आ रहा है, भी सिस्टम उसका क्या आता है, लेकिन प्रोग्राम से कैसे उसका मान निकलता है वो थोड़ा मैं आपको और समझा देता हूँ एक बार। मान लिया आपने 5 संख्याएं पहले इनपुट ली थी, 5 3 1 2 और 4, यही संख्याएं ली थी पहले अपने। वापस उन्हीं संख्याओं के रिलेटेड मैं बता देता हूँ भी ये जो ए आई है, ए का मान 5 दिया अपने, अब ये अपने पास 5 वैल्यू इनपुट करवा रहा है। अब ये कैसे आ रही है, ए का 5 कैसे बनता है, ये बनता है पूरा ए, ये पूरा क्या है अपना ए, पांचों वैल्यूज का क्या बना है ए। तो इसके अंदर वैल्यू कैसे है, आई का जो लूप चला है ये आई की 0 नंबर लोकेशन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर आई की लोकेशंस हैं ये, ठीक है। एक तो 0 नंबर आ गई, एक 1 नंबर, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर और एक 4 नंबर। अब इसमें क्या आता है, जब अपने इसको नेक्स्ट में आएगा के बराबर, के का मान अपने पास क्या है 0, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ी सी जगह और लूँगा यहाँ। अपने पास के का मान अपने क्या रखा हुआ है 0, के का मान अपने पहले क्या है 0। अब अपने यहाँ आते हैं फॉर आई का मान क्या है 0, लेस देन कहाँ तक चलना है इसको 4 तक, आई का मान पहले क्या है 0, तो आई की 0 नंबर लोकेशन क्या है, क्या स्टोर है उसमें 5। जे का मान क्या होगा, अब ये लूप क्या चलेगा, ये तो आउटर लूप, ये है इनर लूप। आउटर लूप क्या करता है, इनर लूप को आज्ञा देता है। इनर लूप उतने समय तक क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग। जैसे अब इसके अंदर देखो भी क्या आ गया, भी आउटर लूप तो एक बार आज्ञा दे देगा, आई का मान क्या 0, कंडीशन टू इसको 4 तक चलना है, जस्ट नीचे आ गया। अब ये आउटर लूप ने इसको क्या मान दिया, सिर्फ ओनली फॉर 0 मान दी है। अब ये जे के पास आ गया, जे का मान क्या आ गया 1, यानी कि पहले आई का मान क्या 0, 0 प्लस 1, तो जे का मान क्या हो गया 1। तो जे की लोकेशन कौन सी होगी, ये वाली, यानी कि ए आई का मान कितना हो गया 5 और ए जे का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ तुलना करेगा, क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, अब ये देखो 5
3, 1, 2 और 4 अपने पास अब वैल्यूज आ चुकी हैं। अपने पास मान क्या, पहले ए आई का मान अपने पास क्या है 5, ए आई इक्वल टू अपने पास क्या है 5, और ए जे की लोकेशन कौन सी है, यहाँ क्या किया गया i+1 यानी कि उससे आगे की, तो ये 3 मान किसका है, ए जे का। अब यहाँ तुलना कर रहे हैं, क्या कह रहा है अभी, ए आई का मान अगर ए जे से बड़ा है, तो देखो क्या ये ए आई का मान ए जे से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगी अपनी ट्रू, क्या होगी कंडीशन अपनी ट्रू, यानी कि सत्य है कंडीशन। अब ये क्या करेगा, ए आई का मान किस में चला जाएगा, के में। ए आई का मान कितना है 5, तो के का मान क्या हो गया 5, तो ए आई क्या है वो जगह क्या होगी अब खाली, ये जगह क्या होगी फ्री। अब ए जे का मान है वो ए आई में आ जाएगा, ए जे का मान कितना है 3, तो ए आई में कितना आ गया 3, यानी कि यहाँ कितना आ गया 3, क्योंकि ये जगह तो खाली हो गई थी क्योंकि वो मान किस में चला गया था के में। फिर जो के का मान है वो किस में आ जाएगा ए जे में, तो यानी कि के का मान क्या 5, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 5, 1, 2 और 4। अब जे का मान पहले कितना था 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब जब तक ये लूप फॉल्स नहीं होता तब तक आई का मान नहीं बढ़ेगा, आई का मान कितना रहेगा 0। अब जे का मान पहले क्या था 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, आई की 0 नंबर और जे की 2 नंबर, तो यानी कि पहले तो इनकी तुलना हुई थी, ये 0 नंबर और ये क्या है 2 नंबर। अब ए आई का मान क्या है अपने पास, ए आई का मान तो आ गया अपने पास, ए आई का मान है 3 और ए जे का मान है 1। अब यहाँ चेक करेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, ए आई का मान कितना है अपने पास 3 और ए जे का मान कितना है 1, तो इसका मतलब बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, ए आई का मान ए जे से क्या है बड़ा, तो ये कंडीशन क्या होगी अपनी ट्रू, यानी कि सत्य है। अब ये क्या करेगा, जस्ट नीचे आएगा, ए आई का मान किस में चला जाएगा के में, ए आई का मान कितना है 3, तो के का मान कितना हो जाएगा 3। फिर उसके बाद क्या आ गया, ए जे का मान, ए आई खाली हो गया, अब जो ए जे का मान है वो किस में आ जाएगा ए आई में, ए जे का मान कितना है 1, तो ए आई में कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा 1, 5। फिर उसके बाद के का मान कितना है अपने पास 3, तो के का मान किस में चला जाएगा ए जे में, तो 3 कहाँ चला जाएगा इसके स्थान पे, 3, 2, 4। अब जे का मान बढ़ेगा, जे का मान पहले 2 था, 2 + 1 कितना होगा 3, जे का मान 3, कंडीशन तो इसको 4 तक चल रहा है, आई की तो 0 नंबर ही है और जे की कितनी नंबर आ गई 3 नंबर। अब यहाँ आएगा, अब इसमें कंपाइल करेगा, ए आई का मान कितना है अपने पास, ए आई का मान है अपने पास 1 और ए जे का मान अपने पास क्या है 2। अब यहाँ देखेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा या बराबर है, नहीं बड़ा, इसका मतलब ए आई का मान तो 1 है, ए जे का मान कितना 2, ना ही बराबर है ना ही बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स, क्या होगी फॉल्स। तो वापस सेम 1, 5, 3, 2 और 4। फिर उसके बाद जे का मान बढ़ेगा, जे का मान पहले 3 था, 3 + 1 क्या होगा 4, जे का मान 4, कंडीशन तो इसको 4 तक चलना है, आई की 0 नंबर और जे की 4 नंबर। अब इसकी और इसकी तुलना करेगा। अब ए आई का मान क्या है, ए आई का मान तो है अपने पास 1 और ए जे का मान क्या है 4, तो यहाँ के तुलना करेगा, क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी अपनी फॉल्स। तो वापस सेम 1, 5, 3, 2 और 4। अब नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट दोबारा आगे और बता रहा हूँ मैं, एक ही मिनट। अभी जो अपना नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर, अब क्या था जे का मान, जे का मान पहले 4 हो गया, जे का मान 4 + 1 का हो गया 5, तो ये लूप क्या हो गया फॉल्स, ये लूप फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही अब किसका मान बढ़ेगा आई का, आई का मान पहले क्या था 0, 0 + 1 कितना हो गया 1, आई का मान क्या हो गया 1, ये आई का मान क्या हो गया 1, 1 नंबर लोकेशन में क्या आ गया ये। अब आई का मान क्या आ गया 1, कंडीशन तो इसको 4 तक चलना, जस्ट नीचे आई का मान 1, 1 पे 1 + 1 कितना होगा जे का मान 2, तो जे की लोकेशन कौन सी होगी इससे नेक्स्ट वाली। अब यहाँ से शुरू करेगा क्योंकि जे आई ने मान क्या दे दिया 1, तो आई ने अब आगे की वैल्यूज दे चुकी है। अब जब तक जे का लूप चलेगा तब तक आई का मान यही रहेगा 1 ही मान, ठीक है, 2 नंबर लोकेशन 1 नंबर लोकेशन यही रहेगी, ये लोकेशन आगे नहीं होगी। जब जे का लूप फॉल्स होगा फिर ही आगे वाली वैल्यूज पे जाएगा।
अब जे का मान कितना है, 1 + 1 कितना हो गया 2। ए आई के अंदर मान अपने पास क्या है 5, ए आई का मान अपने पास क्या है 5, और ए जे उससे आगे की वैल्यू है, ए जे का मान क्या है 3, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, कंडीशन 2 इसको 4 तक चलना है, जस्ट नीचे है। ए आई का मान क्या है 5 और ए जे का मान क्या है 3। तो जांच करेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, कंडीशन अपनी क्या होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो ए आई का मान किस में चला जाएगा के में। ए आई का मान कितना है 5, तो के का मान क्या हो जाएगा 5। फिर ए जे का मान है वो ए आई में आ जाएगा, ए जे का मान कितना है 3, तो ए आई का कितना आ गया 3, क्योंकि ए जे का मान कहाँ आ गया ए आई में। फिर के का मान है वो किस में चला गया ए जे में, के का मान कितना है अपने पास 5, तो ए जे का मान कितना आ गया 5, यानी कि वैल्यू है वो एक्सचेंज होगी, क्या आ गया 1 3 5 2 और 4। फिर जे का मान बढ़ेगा, जे का मान पहले 2 था, 2 + 1 कितना होगा 3, जे का मान 3, कंडीशन टू 4 तक चलना है, आई की 1 नंबर और जे की 3 नंबर, यानी कि अब इसकी और इसकी तुलना करेगा। अब अपने पास ए आई का मान कितना है 3, ए आई इक्वल टू कितना है 3, और ए जे इक्वल टू कितना है 2, ए जे इक्वल टू कितना है 2। अब यहाँ तुलना करेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्योंकि इसका मान 3 है ये 2 है, तो कंडीशन क्या है ट्रू, बड़ा है। तब ये करे ए आई का मान किस में चला जाएगा के में, ए आई का मान कितना है 3, तो के का मान कितना हो जाएगा 3। अब जो ए जे का मान है वो ए आई में चला जाएगा, ए जे का मान कितना है 2, तो ए आई में कितना आ जाएगा 2। अब ए आई का मान क्या हो गया 2। फिर उसके बाद के का मान कितना है 3, तो ए जे में कितना चला गया 3, यानी कि वैल्यू है जो वो एक्सचेंज हो चुकी है। अब ये मान यहाँ और ये यहाँ 1 2 5 3 और 4। अब उसके बाद जे का मान बढ़ेगा, जे का मान 3 + 1 का होगा 4, जे का मान 4, कंडीशन टू 4 तक चलना है, आई की 1 नंबर और जे की 4 नंबर। अब इसकी और इसकी तुलना करेगा। अब यहाँ आएगा अपने पास ए आई का मान क्या है, ए आई का मान है 2 और ए जे का मान क्या है 4। तो ये देखो अभी यहाँ बता रहा है भी क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो कंडीशन क्या होगी अपनी फॉल्स। ये वैल्यू सेम 1 2 5 3 और 4। अब जे का मान 4 + 1 क्या हो गया 5, ये लूप फॉल्स हो गया। अब आई का मान बढ़ेगा, आई का मान पहले क्या था 1, 1 + 1 क्या हो गया 2। अब ए आई की 2 नंबर लोकेशन कौन सी आ गई ये। अब जे का मान 2 + 1 3, उससे नेक्स्ट। अब इसमें ए आई का मान क्या है अपने पास, ए आई का मान है 5 और ए जे का मान कितना हो गया 3, यानी कि ए आई का मान कितना है अपने पास 5 और ए जे का मान कितना है 3। अब यहाँ चेक करेगा ये ए आई के अंदर मान 5 है, ए जे का मान है 3, या कंडीशन जांच करेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, तो बड़ा है, कंडीशन क्या आ गई ट्रू। अब ये मान किस में चला जाएगा, ए आई का मान किस में जाएगा के में, तो के का मान क्या हो जाएगा 5, के का मान क्या हो गया 5। फिर ए जे का मान कितना है 3, तो ए आई में कितना आ गया 3, ए आई का मान कितना हो गया 3। फिर के पास मान कितना है 5, तो ए जे में कितना चला गया 5, ए जे बराबर क्या आ गया 5। तो ये वैल्यू क्या होगी एक्सचेंज 1 2 3 5 और 4। अब उसके बाद जे का मान 3 + 1 क्या होगा 4, जे का मान 4, कंडीशन टू 4 तक चलना है, आई की 2 नंबर और जे की 4 नंबर। इन दोनों की तुलना करेगा। अब अपने पास ए आई का मान कितना है, ए आई का मान है 3 और ए जे का मान क्या है 4। तो यहाँ देखेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो कंडीशन क्या होगी अपनी फॉल्स। वापस नीचे सेम ही संख्याएं आ जाएंगी 5 और 4। अब जे का मान 4 + 1 5, तो लूप क्या हो गया अपना फॉल्स, लूप क्या हो गया फॉल्स, यहाँ लूप फॉल्स। अब आई का मान बढ़ेगा, आई का मान पहले कितना था 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, आई का मान कितना हो गया 3 हो गया अभी। अब आई का मान कितना हो चुका है 3। अब आई का मान है 3, आई का मान 3, 3 नंबर कौन सी आ गई ये लोकेशन 3 के अंदर ए आई का मान कितना है 5, आई का मान 3 हो गया, कंडीशन टू है जस्ट नीचे, जे का मान 3 + 1 4,
कंडीशन टू इसको 4 तक चलना, आई की 3 और जे की 4 नंबर लोकेशन। अब ये होगी 4, ये इनकी तुलना करेगा। ए जे का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ देखेगा क्या ए आई का मान ए जे से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन क्या होगी अपनी ट्रू। अब ये क्या करेगा, ए आई का मान किस में चला जाएगा के में, ए आई का मान कितना है 5, तो के का मान कितना हो जाएगा 5। फिर ए जे का मान कितना है 4, तो ए आई में कितना आ जाएगा 4, ए आई में कितना आ गया 4। फिर के का मान कितना 5, तो ए जे में कितना आ गया 5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सचेंज, 1 2 3 4 5। अब जे का मान 4 + 1 क्या हो गया 5, तो ये लूप क्या हो गया फॉल्स। ऊपर आएगा आई का मान बढ़ेगा, आई का मान पहले 3 था, 3 + 1 क्या हो गया 4, आई का मान 4, कंडीशन टू 4 तक चल रहे हैं, सत्य है। जस्ट नीचे आएगा जे का मान 4 + 1 5, तो ये लूप क्या हो गया फॉल्स। वापस आई का मान बढ़ेगा, आई का मान 4 था, 4 + 1 क्या हो गया 5, जे आई का मान 5, तो ये भी लूप क्या हो गया फॉल्स। फॉल्स होते ही जस्ट नीचे आएगा। ये जो लूप क्या करेगा, जो अपनी ये संख्याएं शॉर्ट हुई हैं इन संख्याओं को आउटपुट के ऊपर शो करवाएगा। ये देख सकते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुकी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।